हेलो फ्रेंड्स। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ पॉइंटर कैन एक्सेस प्राइवेट फील्ड्स ऑफ अ सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार स्टूडेंट्स ने ये सवाल मेरे से भी किया है और ये सवाल एक्चुअल में जुड़ा हुआ है एक दूसरे सवाल से जो अक्सर कैंपस में भी डिस्कस होता है कि सी प्लस प्लस कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किसे बोलते हैं? तो कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कि हम हर डेटा को, किसी भी डेटा को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डेटा को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन अगर मैं इसमें एक शब्द और जोड़ दूं कि अगर किसी लैंग्वेज में डेटा को सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के रूप में ही दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो फिर वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, आपने एक वेरिएबल ए बना दिया, एक बी बना दिया, यूजर से वैल्यू ले लिया, ऐड कर दिया, है ना। तो ये वेरिएबल ए और बी दोनों क्या हैं? क्या ये ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल्स हैं, इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है और ये वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क है? तो ऑब्जेक्ट में वो एक अपने आप में सेट ऑफ वेरिएबल्स और सेट ऑफ फंक्शंस होता है। यानी ये अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इस पे परफॉर्म करने वाले ऑपरेशंस भी इसी के पास होंगे और वो एब्स्ट्रैक्ट वे में होंगे। तो जैसे अगर मैं इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊं i1 i2, ठीक है, तो इमेजिन करिए कोई इंटीजर नाम की क्लास है और उसके दो ऑब्जेक्ट्स हैं i1 i2 और उसमें हम वैल्यू रखना चाहते हैं। तो जैसे i1 डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ वैल्यू रख दी 3, i2 डॉट सेट वैल्यू, ठीक है, और इसमें कुछ वैल्यू रख दी 4, ठीक, और फिर मैंने किया i1 डॉट सम और i2। तो क्या हो जाएगा, i1 और i2 की वैल्यू सम हो जाएगी और कोई i3 नाम का वेरिएबल आप बना लेते हैं, उसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। अभी देखिए, ना तो इंटीजर क्लास हमने बनाई है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं इस सिचुएशन को कि अगर सी प्लस प्लस में एक इंटीजर नाम की क्लास बना ली जाए और वो एक इंटीजर वैल्यू को कंटेन कर सके और उस पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशंस को, एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस भी इस क्लास के पास होने चाहिए। तो आपका i1 i2 क्या होंगे? ऑब्जेक्ट्स होंगे। i1 ऑब्जेक्ट होगा, i2 ऑब्जेक्ट होगा और इनके अंदर वेरिएबल्स होंगे जिसके अंदर हमने डेटा रखा होगा 3 4, और इसी तरीके से एक और ऑब्जेक्ट होगा i3 जिसमें इन दोनों का सम करके हम स्टोर कर देंगे। तो ऑर्डिनरी वेरिएबल जो इन टाइप के थे a और b, और ये जो i1 i2 हैं इंटीजर टाइप के, इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये a और b सिर्फ डेटा कंटेन करना स्पेसिफाई कर पाएंगे और i1 i2 i3 ये डेटा तो कंटेन कर ही सकते हैं, साथ में कुछ फंक्शनैलिटीज़ भी इसमें हो सकती हैं। तो जब हम क्लास बनाते हैं तो हम इनकैप्सुलेट करते हैं डेटा और एक्शंस यानी फंक्शंस, ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये इनकैप्सुलेट करते हैं। जब क्लास बनाते हैं तो ऐसा होता है, क्लास का एक इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास डेटा रखने की कैपेबिलिटी भी होती है और एक्शंस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी भी होती है जो नॉर्मल वेरिएबल्स में नहीं होती है। तो अब कोई लैंग्वेज ऐसी भी होती है जिसमें हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स बना ही नहीं सकते, हम सिर्फ क्लासेस बना सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो जहाँ हर डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पर ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी प्लस प्लस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है इसमें हम डेटा को ऑब्जेक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम अपने प्रोग्राम में चाहें तो इंटीजर नाम की क्लास बना के ये सारा कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो डेटा को हम ऑब्जेक्ट के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे।
लेकिन ऑब्जेक्ट के टर्म में ही रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए सी प्लस प्लस कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। अच्छा, अब एक और दूसरा कॉन्सेप्ट जिस पर आज का वीडियो केंद्रित है। हम नॉर्मली जब कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं या क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर कुछ मेंबर्स को हम कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है, किसी को बना देते हैं प्रोटेक्टेड, किसी को बना देते हैं पब्लिक। तो अगर मैंने किसी मेंबर को प्राइवेट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये ए और बी वेरिएबल को प्राइवेट बनाया हुआ है, तो एक बात तो साफ है कि इन वेरिएबल्स को मैं क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। अब मान लीजिए कोई मेन फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, उसके अंदर मैंने ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट डॉट लगाकर इस ए वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। इसमें आएगी एरर क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है कि अगर क्लास के अंदर आपने प्राइवेट मेंबर्स बनाए हैं तो क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं होना चाहिए। पर सी प्लस प्लस में एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं पॉइंटर्स। और ये इसमें सी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि सी प्लस प्लस सी का ही इन्हांसमेंट करके बनाई गई लैंग्वेज है, तो इसलिए पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जैसा कि सी में था वैसा सी प्लस प्लस में भी है। अब पॉइंटर की कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं, वो इतना पावरफुल है कि वो इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में भी सेंध लगा सकता है, यानी कि वो इस प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। अब प्राइवेट मेंबर को कैसे एक्सेस कर सकता है, इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक और क्लास बनाने वाला हूँ। क्लास का कुछ नाम रख लेता हूँ। जैसे मैंने क्लास बनाई, सपोज करिए डमी नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सपोज करिए ए, एक वेरिएबल बना लिया बी। बाय डिफ़ॉल्ट ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं, ठीक है। और फिर मैं पब्लिक मेंबर भी बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बना दिया void शो, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ ए और बी की वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं ए की वैल्यू प्रिंट करा दूँ, ठीक है, इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में मैं ए और बी के अंदर वैल्यू बिना किसी मेंबर फंक्शन की सहायता से रख दूंगा। अब ये क्योंकि प्राइवेट है, बाय डिफॉल्ट मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, आप चाहे तो यहाँ प्राइवेट लिख भी सकते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये दोनों ए और बी क्या हो गए? प्राइवेट। अब जब डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा मेन फंक्शन में, ठीक है, जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया मेन, और मेन फंक्शन के अंदर मैंने डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना। डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, लेट्स से D1। अब D1 क्या है? तो D1 है एक मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, और इसके अंदर ए और बी नाम के दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, गॉट इट। अब मैं D1 के अंदर ए में कुछ डेटा रखना चाहता हूं, तो क्या मैं D1 डॉट ए लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि क्लास के बाहर मैं ए को एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन मैं पॉइंटर की मदद से ये काम कर सकता हूं। तो इसी कोड को अब मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। अब मैंने एक क्लास बनाई, नाम रखा डमी, क्लास की बॉडी, और इसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स ए और बी, और पब्लिक मेंबर void शो, ठीक है। तो ये शो जो फंक्शन में बना रहा हूँ, ये सिर्फ ए और बी की वैल्यू को शो करेगा। सी आउट ए की वैल्यू, और इसी तरीके से लिख देता हूँ बी और बी की वैल्यू, गॉट इट।
तो अब मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ और मेन फंक्शन के अंदर किस तरीके से मैं एक्सेस करूँगा ए और बी को देखिएगा। तो मैंने लिखा, तो मेन फंक्शन में सबसे पहले तो डमी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं d1। अब मैं लिखना चाहता हूँ d1.a, तो ये तो मैं लिख नहीं सकता, एरर आएगी। तो मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ int टाइप का। अब मुझे इसके लिए ये पता होना चाहिए कि d1 के अंदर प्राइवेट में दो वेरिएबल्स हैं a और b जो कि int टाइप के, तो मैंने int टाइप के पॉइंटर बना लिया एक, ठीक है। अब ये जो पॉइंटर p है ना, ये int टाइप के ब्लॉक को पॉइंट करने के लिए बना है। देखिए ये जो पॉइंटर p मैंने बनाया है ये सिर्फ int टाइप के ब्लॉक को पॉइंट कर सकता है, तो int टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कंटेन करना है। अब ये जो d1 है ना, ये एक्चुअल में क्या है देखिएगा। d1 एक्चुअल में एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक है, कितने बाइट का, 8 बाइट्स का। क्यों 8 बाइट्स, क्यों, ये पहले 4 बाइट और ये दूसरे वाले 4 बाइट्स, टोटल 8 बाइट। तो पहले 4 बाइट जो है ना वो a है और दूसरे 4 बाइट जो है वो b है, और ये टोटल मिलके क्या कहलाता है, d1। तो d1 एक्चुअल में ऐसा है, गॉट इट। तो जो एड्रेस होगा ना किसका, d1 ऑब्जेक्ट का, यानी एड्रेस ऑफ d1, ये क्या होगा, एड्रेस ऑफ d1, ये 8 बाइट का जो ब्लॉक है उसकी पहली बाइट का एड्रेस नंबर होगा, लेट्स से 1000। तो 1000 क्या होगा, पहली वाली बाइट का एड्रेस, ठीक। लेकिन ये 1000 क्या माना जाएगा, एड्रेस है डमी टाइप का, यानी डमी टाइप के एक मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है। और अगर मैं इसे इंट टाइप के पॉइंटर में रखने की कोशिश करता हूं तो ये एरर देगा। तो क्या करेंगे, यहां पर टाइप कास्टिंग करेंगे। टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, तो मैंने लिखा p के अंदर असाइन करो एड्रेस ऑफ d1, तो ये तो एरर दे देगा क्योंकि असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे एड्रेस है किसका, डमी टाइप के ब्लॉक का, और ये पॉइंटर क्या है, इंट टाइप का, तो ये सिर्फ इंट ब्लॉक का एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो मैं इसमें कास्टिंग करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंट स्टार। तो इससे क्या हुआ, फोर्सफुली मैंने उस एड्रेस को जो कि डमी टाइप के ब्लॉक का एड्रेस कंसिडर हो रहा था उसको मैंने कास्ट कर लिया और इंट ब्लॉक का एड्रेस कंसिडर कर लिया। अब जाके वो p में स्टोर हो सकता है। तो अब p के अंदर क्या आ गया, जैसे कि हमने माना था 1000, तो 1000 आ गया। तो p किसको पॉइंट करने लगा, इंट ब्लॉक को पॉइंट करने लगा जिसका बेस एड्रेस 1000। तो वो 4 बाइट को एक्सेस कर लेगा क्योंकि p इंट टाइप का पॉइंटर है, इंट ब्लॉक को ही पॉइंट करेगा। तो जो भी एड्रेस उसमें है उसको वो इंट ब्लॉक ही मानेगा, मतलब 4 बाइट का ब्लॉक ही मानेगा। तो अगर मैंने लिखा स्टार p असाइन 3, तो ये 3 किस में जाएगा, p जिस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है उसमें जाएगा। p किस ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है, p में 1000 है यानी a का एड्रेस है, तो ये 3 जाएगा a में। अब मुझे मान लीजिए b में 4 रखना है, तो कैसे रखूंगा, तो मैं लिखूंगा p+1। तो जब हम पॉइंटर में 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, अपने ही टाइप के नेक्स्ट ब्लॉक को। तो यहाँ पर मैंने एक और बार स्टार लगा दिया, ठीक है, और ये नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करने लगा और उसमें मैंने क्या रख दिया, 4, ठीक है। तो b में 4 चला गया। अब मैं सिंपली d1.show को कॉल करता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट प्रिंट होता है या नहीं, ठीक है। अगर रिजल्ट प्रिंट हो गया 3 4, तो इसका मतलब है हमने पॉइंटर की मदद से a और b में डेटा रख दिया है। तो अब मैंने इसको रन किया है, आप देख सकते हैं a और b में 3 4 स्टोर हो गया है, जो इस बात का सबूत है कि हमारा काम सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से पॉइंटर की मदद से प्राइवेट मेंबर को आपने एक्सेस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट mysirji.com को विजिट ज़रूर करें, क्योंकि आप YouTube में शायद एक पर्टिकुलर चैनल देख रहे हैं और मेरे YouTube पे 1 से अधिक चैनल्स हैं। तो कई सारे वीडियोस हो सकता है आपको अभी पता ही ना हो क्योंकि वो दूसरे चैनल्स पर रखे हों। तो
आप इस वेबसाइट को एक्सेस करें और सभी चैनल्स की जानकारी लें और उसमें जो वीडियोस हैं वो भी देखें। साथ ही इस वेबसाइट में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो कि यूट्यूब वीडियोस में नहीं है, जैसे कि कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड मटेरियल या फिर प्रोजेक्ट कैसे बनाए जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस साइट पे मिलेंगे। तो एक बार इसको विजिट ज़रूर करें, और यदि पसंद आए, आपको लगे कि ये लोगों के बहुत काम का हो सकता है क्योंकि इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, हिंदी में है, तो आप इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच में, फेसबुक वॉल पे पोस्ट करके या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा या मौखिक रूप से बता के, अपने क्लासमेट्स को बता के। थैंक यू।